हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी की सेकंड क्लास करने वाले हैं। इसकी पहली वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और भारतेंदु युग की शुरुआत कैसे हुई। हम ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और बच्चों, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी देता है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, हिंदी का जो परिचय है नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके एक बार वीडियो को ज़रूर से वॉच करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सेकेंड क्लास। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर 2 है हमारा। ठीक है, ये दूसरा है, परिचय के बाद ये दूसरी हमारी वीडियो है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी बात अगर हम करें तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो आइए 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहला देखेंगे यहाँ पे, गद्य शब्द गद्य धातु में यत प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, किससे लगा है? यत प्रत्यय से लगाने से बना हुआ है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। यानी जब हम कोई बात कहते हैं या हम बोलते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो वो भी हम एक तरीके से कह सकते हैं, वो गद्य का अर्थ होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हम डेली बेसिस पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं, तो हमारा माध्यम क्या है एक दूसरे से बातचीत करने का? वो भाषा ही है। ठीक है, बोली है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बोलचाल की भाषा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम केवल हिंदी में बोले, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जिस भाषा में हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक्चुअल में वो कौन सी भाषा है, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है? ये गद्य की ही उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग होता है गद्य का, वो कैसा होता है? बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इधर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। गद्य का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद अगर हम बात करें तो वो क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, तो गद्य का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हिंदी गद्य का उद्भव हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु युग में हुआ है। अभी हम देखेंगे कि भारतेंदु युग का उदय कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा हिंदी गद्य का उद्भव हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु युग में हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। गद्य की विशेषताएं, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, गद्य व्याकरण के नियमों का पालन करता है। ठीक है, यानी जब भी आप कोई भी वाक्य बोलते हैं तो आप उसमें पूरा गद्य का ध्यान रखते हैं, यानी कि उसमें व्याकरण का सही प्रयोग होना चाहिए। गद्य व्याकरण के नियमों का पालन करता है। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से सरल भाषा में लिखी गई है। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, समझना है। ठीक है, अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आप अपने खुद के शब्दों में इसको लिख सकते हैं। गद्य में वाक्यों और पैराग्राफों का क्रम होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पद जो होता है ना, वो ऐसा लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन ये पैराग्राफ वाइज होता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ में होगा और उसमें लिखेगा कि रेखांकित अंश की आप व्याख्या कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? गद्य में वाक्यों और पैराग्राफों का क्रम होता है। ठीक है, ऐसा लाइन बाय लाइन लिखा होता है। नेक्स्ट, गद्य में विचारों को एक रेखीय तार्किक क्रम में संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, संप्रेषित का मतलब व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है, गद्य में विचारों को एक रेखी यानी रेखा क्रम में होता है। मैंने अभी बताया कि ऐसा लीनियर फॉर्म में होता है, लाइन बाय लाइन होता है, उसी को यहाँ लिखा गया एक रेखीय तार्किक क्रम। यानी आपको
पहला पैराग्राफ जो होगा, पहली लाइन वो दूसरी लाइन से मिली जुली मिलेगी, ठीक है। यानी उसका कहीं ना कहीं मतलब जो होगा वो दूसरे लाइन से भी जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले लाइन में कुछ और पढ़ेंगे दूसरी लाइन में कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। संप्रेषित किया जाता है, ठीक है। गद्य में विचारों को एक रेखीय तार्किक क्रम में संप्रेषित किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, गद्य में काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचनाएं शामिल हैं। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक ही हो या फिर वो ट्रू हो, यानी सत्य हो। दोनों चीज़ों पे आधारित होता है। गद्य में काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचनाएं शामिल हैं। यानी रचनाएं दोनों तरीके से हो सकती हैं। हो सकता है वो इमेजिनेशन बेस्ड हो, यानी कि आप उसको कल्पना करके लिखा गया हो, आप उसको पढ़ रहे हैं, या फिर वो गैर काल्पनिक भी रचनाएं शामिल होती हैं। आगे देखेंगे, गद्य लेखन आमतौर पर प्राकृतिक भाषण का अनुकरण करता है। गद्य लेखन आमतौर पर प्राकृतिक भाषण का अनुकरण करता है। यानी कि जो आपको स्पीच मिलेगा, जो उसमें बोली गई बातें हैं, वो आपको जनरली नेचुरल दिखेंगी, प्राकृतिक रूप से दिखेंगी। नेक्स्ट, गद्य में कथा वस्तु, पात्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण, उद्देश्य वगैरह होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? गद्य में कथा वस्तु, पात्र चित्रण, संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद, भाषा शैली, देश काल मतलब किस काल में लिखा गया है, वातावरण इन्वायरमेंट से यानी कि किस पर्पज से वो लिखा गया है, ठीक है, गद्य, वो चीज़ें, उद्देश्य वगैरह होते हैं। यानी बिना किसी पर्पज के आप कोई चीज़ नहीं करते। आपके लिए उद्देश्य का होना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई कहानी लिखी, ठीक है, तो उसमें पूरा आप किसका प्रयोग करेंगे? गद्य का प्रयोग करेंगे। यानी आपकी कोई तो भाषा होगी, कोई तो शैली होगी, वो आप लिखेंगे, तो उसमें उद्देश्य का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एम आप कुछ भी नहीं करते। नेक्स्ट देखेंगे, गद्य का स्वरूप। आइए देखते हैं। निजी जीवन में पत्र, डायरी आदि, साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, जीवनी आदि लेखन का माध्यम गद्य ही होता है। अभी हमने पढ़ा कि निजी जीवन मतलब जो हमारी रोज की दिनचर्या है, जिसमें हम अपने बहुत सारी बातें करते हैं, दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक बातें ही करते रहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीका ही है, एक माध्यम है एक दूसरे से बात करने का। इसमें भी गद्य का हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पत्र में इसका प्रयोग करते हैं, डायरी में करते हैं, साहित्य में कहानी का भी करते हैं, कहानी में भी गद्य का हम प्रयोग करते हैं, उपन्यास में करते हैं, निबंध में, नाटक, जीवनी आदि लेखन का माध्यम गद्य ही होता है। आप ध्यान देंगे, गद्य का क्रमिक विकास हिंदी के आधुनिक काल के आरंभ से हुआ। क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्य का प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। अभी मैंने जब आपको ये आप देखेंगे, इधर मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही थी, तो यहाँ भी मैंने आपको यही बताया कि गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, ठीक है। गद्य का प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। गद्य में किसी कथ्य को सहजता से एवं स्पष्टता से व्याख्या करने की क्षमता होती है। यानी कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो समझ में आना चाहिए, या आप कुछ लिख रहे हैं तो आपकी भाषा शैली सही होनी चाहिए। यानी बिना गद्य का प्रयोग किए आप व्याकरण रूप से बहुत अच्छे से उसको नहीं लिख सकते। उसमें व्याकरण का पूर्ण रूप से योगदान होता है गद्य में, ठीक है। आप कोई भी भाषा बोलते हैं या आप कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्या संप्रेषित करना है, सारी चीज़ें बतानी है, तो उसमें ग्रामर का प्रयोग होता है, यानी व्याकरण का। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। थियरी हमने पढ़ लिया, ठीक है, परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आता है।
ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आए ना आए, लेकिन हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है कि गद्य किसे कहते हैं। और अभी हम पद्य भी पढ़ रहे हैं, तो पद में क्या अंतर है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानना ज़रूरी है, और इसका प्राचीनतम रूप क्या है, हर एक चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा शब्द है जिसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, प्रश्न पहला ध्यान देंगे, गद्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है कि गद्य किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा, बस वही चीज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैंने बताया है। उत्तर देखेंगे, अपने मन के भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। ठीक है। यानी अभी मैंने बताया कि व्याकरण का इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, योगदान होता है। इसमें हम व्याकरण का यूज़ करते हैं, और किसी भी बात को कहने के लिए आपको गद्य का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने मन के भाव या विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी आपके मन में कोई बात है या फिर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको क्या करेंगे, किसी न किसी शब्दों के द्वारा कहेंगे, किसी न किसी भाषा में बोलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु, किसी न किसी भाषा में आप बोलेंगे, तो उसमें आपको गद्य का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ हम स्पेशली हिंदी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहले पेपर में आ चुका है। ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको ध्यान देंगे। उत्तर देखेंगे, गद्य विचार प्रधान तथा लय और छंद से मुक्त होता है, जबकि पद भाव प्रधान तथा लय और छंदबद्ध होता है। तो यहाँ क्या मतलब निकल रहा है कि पद्य में आप हमेशा देखेंगे कि आपको जैसे पद्य में क्या होते हैं, कवि होते हैं ना, तो कवि अपनी बातों को, मान लीजिए सूरदास की हम बात कर लें, तो सूरदास क्या करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं। जैसे कि सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के लिए उनकी बाल लीलाओं के बारे में एक से एक अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, मतलब बहुत सारे पद उन्होंने लिखे हैं, और उसके माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनकी बाल्यावस्था में उनके जो नटखट जो लीलाएं होती थी वो कैसी होती थी। तो उन सभी के बारे में उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो हम उनके क्या पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, पद पढ़ते हैं। तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि वहाँ पे आपको छंद देखने को मिलेगा, भाषा देखने को मिलेगी कि भाषा कौन सी है। मान लीजिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे पद लिखे हैं जिसमें कि मैक्सिमम जो यूज़ हुआ है वो ब्रज भाषा का यूज़ हुआ है। ठीक है। उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सारे पद लिखे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप देखेंगे पद उनके एक है ऐसा कि चरण कमल बंधो हरि राही। ठीक है। तो इस तरीके से उनकी मैं पूरा आपको पद पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बस थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे लिया है। तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है, चरण कमल बंधो हरि राही। तो आप देख रहे हैं इसमें जो भाषा का यूज़ किया गया है वो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा, जबकि पद्य भाव प्रधान, मतलब पूरे भाव से पूर्ण होता है। आपको भाव पता चलता है कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, कृष्ण के बारे में बात की गई है ना। प्रधान तथा लय और छंदबद्ध होती है। इस तरीके से ये आपने देख लिया कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्य हैं, यानी प्राप्त हैं। ठीक है। प्राप्य कर लें, प्राप्त हैं या प्रयोग किया गया है, एक ही तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे राजस्थानी और ब्रज भाषा में हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्य हैं, तो आप लिखेंगे राजस्थानी और ब्रज भाषा में। सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों। ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक बार बता दीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। उत्तर देखेंगे, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ।
ठीक है, किसमें? 19वीं शताब्दी में। और कब हुआ? नव जागरण काल में हुआ। ये चीज़ आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है कि भारतेंदु युग के जो लेखक है उनका नाम बताइए। तो यहाँ हमने लिखा है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम। यहाँ हमसे 2 पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही पूछता है, ज़्यादा भी पूछ सकता है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा हो गया राधा कृष्ण मिश्र। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 2 जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, भारतेंदु युग का उदय कब हुआ? भारतेंदु युग का उदय 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, सिंपल सा है। कब हुआ? 1850 ईस्वी से लेके 1885 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। जनक मतलब आप जानते हैं पिता भी होता है। ठीक है, जनक का मतलब पिता भी होता है। आगे देखेंगे, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी थे, यानी कहाँ के? आधुनिक हिंदी साहित्य के भी जनक थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखेंगे, भारतेंदु ने हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित रूप दिया और हिंदी गद्य का सर्वमान्य स्वरूप तय किया कि किस तरीके से गद्य की जो रचनाएं हैं या फिर कुछ भी आप ऐसा लिख रहे हैं, कहानी भी लिख रहे हैं, तो किस तरीके से होना चाहिए, मतलब भाव कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए और पहली लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को उन्होंने दिया था। भारतेंदु ने हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित रूप दिया, यानी सही क्रम दिया। अब पता चला आप ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं और दूसरी लाइन से उसका कोई मेल नहीं है, ठीक है, कुछ मिला जुला भाव नहीं है, तो आप उस तरीके से नहीं उसको एक दूसरे से सम्मिलित नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। अगला, उनका समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा भारतेंदु युग का उदय कब हुआ था, तो 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक भारतेंदु युग का जो उदय हुआ था। ठीक है, उनका समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। चलेंगे आगे देखेंगे। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। खड़ी बोली गद्य का विकास। अब खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, वो हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद है। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित युगों में हुआ। अब निम्नलिखित युगों में हुआ तो ये सारे युग यहाँ पे हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करना है। भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, ये क्या है? भारतेंदु युग के पूर्व यानी उसके पहले। फिर आता है भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपने देखा कि उदय कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उदय कब हुआ था और यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और भी पुस्तक में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो डेटा है वो यही है, आप इसको देख लीजिएगा। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक कब आया? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। फिर आता है शुक्ल युग। 3 युग थे और जो कि बहुत चर्चित रहे ना। शुक्ल युग 1919 से 1938 ईस्वी तक
शुक्ल युग कब से कब तक रहा? 1919 से 1938 ईस्वी तक रहा। शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये रहा। कौन सा? शुक्लोत्तर युग। अब स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक, यानी अभी भी वो ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई, ये सारी चीज़ें समझ में आई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बच्चों एक बार ज़रूर से इसको फिर से आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा उसको हम आने वाले सेशन में ज़रूर से उसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा आपका, वो उसको मैं क्लियर कर दूँगी। फिर भी आप एक बार ज़रूर से बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक ऐसा थंब ज़रूर से भेजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।